सुस्वागतम 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 सभी विद्यार्थियों का, सभी मित्रों का जियो विथ उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं उमाशंकर गौड़ आपके लिए लेकर आता हूँ विभिन्न तथ्यों पर आधारित वीडियो इस चैनल के माध्यम से, जो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। वीडियो की श्रेणी में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में अंतर। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके माध्यम से हम इन दोनों ही सिद्धांतों की तुलना कर पाते हैं और इनसे संबंधित छोटे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाते हैं। तो आइए बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में अंतर के बारे में। देखिए, यहाँ मैंने एक सारणी के रूप में ये अंतर तैयार किए हैं। देखिए, पहला महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या कहा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 1912 में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में किया गया तथा इसकी विवेचना, इसका विस्तृत विवरण कब दिया गया? 1915 में। 12 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और 1915 में वेगनर ने अपने सिद्धांत को पूर्ण रूप से क्या किया? विवेचित किया, इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की। जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो है वो आया था 1960 से लेकर 1970 के बीच में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से प्रेरित ऐसे अनेक सिद्धांत दिए गए थे। उन सिद्धांतों का निचोड़ निकालकर 1970 के दशक में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अर्थात इन दोनों सिद्धांतों के बीच में लगभग 50 वर्षों का अंतर है। दूसरा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलखंड जो है वो सियाल है, मेंटल जो है उसे सीमा नाम दिया गया और केंद्र जो है उसे मीफे, अर्थात 3 भागों में विभाजित किया गया, सियाल, सीमा और नीफे। इसमें सियाल को कम घनत्व वाला, सीमा को उससे अधिक और नीफे को सबसे अधिक घनत्व वाला भाग बताया गया। तब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में भी बांटा तो 3 ही भागों में गया, लेकिन नाम अलग दिए गए। जैसे स्थलखंड जो था उसे लिथोस्फीयर, मेंटल को स्टेनोस्फीयर और केंद्र को मेसोस्फीयर, इन 3 भागों में बांटा गया। भाग 3 ही किए गए, लेकिन दोनों के नामों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा अंतर यह है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप जो है वो हल्के परत सियाल पर बने हुए हैं, जबकि वेगनर के सिद्धांत के अनुरूप प्लेट विवर्तनिकी में इसका उल्टा बताया गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में कहा गया कि प्लेटें लिथोस्फीयर के सख्त एवं सुदृढ़ भाग हैं जो स्टेनोस्फीयर पर तैर रहे हैं। इन्होंने प्लेट के बारे में क्या कहा कि प्लेटें जो है वो हल्के पदार्थों से नहीं बनी हुई है, वो हार्ड है, सख्त बनी हुई है और सुदृढ़ अर्थात कठोर भी है। ये हल्के पदार्थों की न बनकर कठोर पदार्थों से, भारी पदार्थों से बनी हुई है, जो कि स्टेनोस्फीयर अर्थात दुर्बलता मंडल पर लगातार तैर रही हैं। चौथा अंतर बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में गति होती है, क्योंकि इन्होंने केवल दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व भारत व अंटार्कटिका ये महाद्वीपीय गतिमान बताए। जबकि वेगनर के बाद में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत महाद्वीपों के साथ साथ किन्हें बताया गया? महासागरों में भी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में प्लेटों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें महाद्वीपीय प्लेट व महासागरीय प्लेट तथा महाद्वीपीय महासागरीय 3 प्रकार की प्लेटें थी और तीनों में क्या होती थी? गति होती थी। इसका मतलब महासागर भी गतिमान है, जिसमें हमने पीछे बात की थी कि महासागरीय द्रोणी चौड़ी हो रही है, अपसरण की वजह से महासागरीय द्रोणी चौड़ी हो रही है, अर्थात महासागर में भी गति हो रही है, परिवर्तन आ रहा है। 5वां अंतर कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पेंजिया के टूटने से बना है,
लेकिन ये सिद्धांत इस बात का उत्तर नहीं देता है कि ये महाद्वीप कभी भविष्य में वापस जुड़ेंगे भी क्या, जुड़ सकते हैं क्या ये एकत्रित हो सकते हैं क्या। ऐसा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में बताया यही गया है कि एक महादेश पेंजिया से ये टूटकर अलग हुए हैं। ये सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप से टूटकर बने, और साथ में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि इन फ्यूचर ये सभी महाद्वीप वापस एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं। अब देखिए कैसे जुड़ सकते हैं, अपन अनुमान लगा सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका ये पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे हैं, लगातार पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। अब पृथ्वी गोल है, अब अगर ये इधर खिसक रहे हैं तो खिसकते हुए इधर आकर पहले यूरोप से जुड़े हुए थे, इधर से आकर एशिया से जुड़ जाएंगे तो वापस जुड़ सकते हैं। इनके जुड़ने का हिस्सा अलग हो सकता है कि ये पहले पश्चिम दिशा में जुड़े हुए थे और अब इधर आकर जुड़ गए, पूर्व दिशा में आकर जुड़ गए, तो ये परिवर्तन जरूर आ सकता है, लेकिन ये तथ्य पेश किया गया है कि ये आपस में कभी जुड़ भी सकते हैं। इसलिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में महाद्वीपीय विस्थापन के अनुसार ही पेंजिया से ही टूटा हुआ बताया गया है महाद्वीपों को, लेकिन इनके वापस जुड़ने का अनुमान भी लगाया गया है, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ऐसा नहीं किया गया है। छठा अंतर कि वैगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम तथा उत्तरी दिशा में हुआ। वैगनर ने केवल दो ही दिशाओं में विस्थापन की क्रिया का प्रतिपादन किया या बताया कि विस्थापन जो केवल दो ही दिशाओं में हुआ, एक पश्चिम में और एक उत्तर में, जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने यह बताया कि सभी दिशाओं में विस्थापन हुआ, किसी एक दिशा में नहीं हुआ। उत्तर में भी हुआ है, पूर्व में भी हुआ है, दक्षिण में भी हुआ है, तो पश्चिम में भी हुआ है, सभी में। अब देखिए आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने पेंजिया के बाद लारेशिया और गोंडवाना देखा, गोंडवाना से वापस विभाजन देखा, तो गोंडवाना का विभाजन देखिए आप, दक्षिण अमेरिका, गोंडवाना से दक्षिण अमेरिका किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। अंटार्कटिका किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, और भारत उत्तर की ओर जा रहा है। अर्थात चारों दिशाओं में गमन हुआ है, जबकि वेगनर साहब ने क्या बताया कि केवल और पश्चिम और उत्तर में हुआ, जबकि उन्हीं के बनाए गए मानचित्र में ये चारों दिशाओं का विस्थापन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वो फेल हो गए थे, जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने उन्हीं के सिद्धांत का अध्ययन करके यह प्रस्तुत किया। अर्थात प्लेट विवर्तन के सिद्धांत विस्थापन को सभी दिशाओं में बताता है। सातवां अंतर कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों के टूटने के चरणों का कोई उल्लेख नहीं है, इन्होंने बस बोल दिया कि टूट गए। अब कैसे टूटे, कितनी बार टूटे, कौन कौन से चरण हुए, किस प्रकार इनका विभाजन हुआ, इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में इसके स्टेप बाय स्टेप टूटने का वर्णन मिलता है कि यह एकाएक न होकर धीरे धीरे चरणों में इनका विभाजन हुआ है। आठवां, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों का साधारण रूप से टूटना बताया गया है, किसी प्रकार के किनारों का कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात क्या किनारे बने, गति किस प्रकार हुई, कैसे ये टूटे, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्लेटों की गति तीन प्रकार की बताई गई है, और उन तीनों प्रकार की गति से तीन प्रकार की सीमाएं बनती है। अपसरण अर्थात अपसारी सीमा, अभिसरण उससे अभिसारी सीमा, और समानांतर संचरण उससे रूपांतरण सीमा या सीमांत, ये तीनों बनते हैं। अर्थात तीन प्रकार की सीमाओं का उल्लेख प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। देखिए प्लेटों की गति में विभिन्न प्रकार के किनारों को मान्यता दी गई है। अपसरण, अभिसरण और रूपांतर भ्रंश, तीन निश्चित किनारे हैं, और इन सभी की प्रक्रियाएं क्या है, अलग अलग प्रकार की है। एक में नजदीक आ रहा है, एक में दूर जा रहा है, और एक में समानांतर गति कर रहा है। नौवां और अंतिम अंतर कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए अवकल गुरुत्वाकर्षण बल तथा पल्लवनशीलता बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना है। अब आप स्वयं अगर थोड़ा सा सोचेंगे, हम वैज्ञानिक नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, हम रिसर्च से नहीं जानते, फिर भी हम इतना दिमाग लगा सकते हैं
कि अगर ज्वारीय बल से विस्थापन हुआ होता तो प्रतिदिन ज्वार उत्पन्न होता है, तो अब क्यों नहीं हो रहा, वो गति अब क्यों नहीं है। और एक बल बताया प्लवनशीलता बल, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का अर्थ है कि पृथ्वी से किसी वस्तु को इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उससे हम पल्लवन बल कहते हैं। तो अब आप दिमाग लगाइए, अगर पल्लवन बल से विभाजन हुआ होता तो वो तो अंतरिक्ष में फेंक देता, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से दूर इन चीज़ों को फेंक देता, महाद्वीपों को, तो पृथ्वी बिखर गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों ही बल सही नहीं थे, इनसे विस्थापन को नहीं समझा जा सकता। जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में सबसे अधिक बल जिस पर दिया गया वो था संवहनीय तरंगे। संवहनीय तरंग अर्थात तो साथ में वहन करने वाली, और ये निरंतर उत्पन्न हो रही है। शुरू में इनके उत्पन्न होने की गति अधिक थी और वर्तमान में इनकी गति कम है, क्योंकि शुरू में आंतरिक भागों में विभाजन चल रहा था पृथ्वी के, और आंतरिक भागों में विभाजन की वजह से ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थों का विस्फोट हो रहा था, या गर्म गलित पदार्थ जो हैं उनकी वजह से उष्मा उत्पन्न हो रही थी, और उसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में संवहनीय तरंगें उत्पन्न हो रही थी। उस समय में मेंटल में प्लोम उत्पन्न हो रहे थे, स्लेब में खिंचाव हो रहा था। ये सब पुरातन काल में अधिक थे, हो आज भी रहे, लेकिन इनकी गति क्या हो गई है, कम हो गई है। और गति कम होने की वजह से प्लेटों के संचरण की गति भी कम हो गई है। कल हमने बात की थी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो पहले 16 सेंटीमीटर से गति कर रहा था और अब 5 सेंटीमीटर से गति कर रहा है, अर्थात ये गति कम हो गई है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से हम महाद्वीपों के विस्थापन की गति को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि विस्थापन में ज्वारीय बल बताया गया। ज्वारीय बल उस समय भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, जो सूर्य और चंद्रमा की वजह से उत्पन्न होता है। तो उन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर हमेशा समान रूप का रहता है, तो उससे गति में अंतर नहीं आया। लेकिन प्लेटों की गति में, विस्थापन की गति में अंतर आ गया, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इस विस्थापन की गति को समझाने में सफल नहीं हुआ, जबकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ने इस गति के सिद्धांत को बड़ी आसानी से सबको समझाया। इसलिए यह था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत अंतर। इसके माध्यम से आप दोनों सिद्धांतों के छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और दोनों के अंतर को बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।